फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी चैनल पर हम इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता के बारे में काफी सारे सेशन कर चुके हैं। आज इसी सीरीज में हम देखेंगे कि अगर हम एक इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ वायर को प्रत्यास्थ तार को हम खींचते हैं, यानी इस पर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाते हैं, तो उस पर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन यानी कि विकृति आ जाती है। और इस तरह से जो वायर खींचा जाता है, जिसे स्ट्रेच किया जाता है, तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल कार्य करने लगता है। ये सब हम जान चुके हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, तो इसके कारण जब हम खींच रहे हैं वायर को, तो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। और यही किया गया जो वर्क है, जो किया गया कार्य है, इस स्ट्रेच्ड वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और क्या आएगी स्ट्रेच्ड इलास्टिक वायर की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आज के इस सेशन में हम देखेंगे। तो अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमें अब क्या करना है, आज हमें निकालना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, है ना, एक खींचे गए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। यानी हम एक इलास्टिक वायर लेंगे, एक प्रत्यास्थ तार लेंगे, और इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता हम पढ़ चुके हैं कि जिस पर हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, या यूं कहें कि हम स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल लगाते हैं, तो उसका शेप साइज ये बदल जाता है, यानी उसमें विकृति आ जाती है, और एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने पर वापस अपनी पहले की कंडीशन में पुरानी अवस्था में लौट जाता है। तो इसे आप क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, है ना। तो हम इलास्टिक वायर लेते हैं, और इस इलास्टिक वायर पर जो प्रत्यास्थ तार है, इस पर हम एक फोर्स लगा करके उसकी लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप इस डायग्राम से परिचित होंगे, क्योंकि इसी चैनल पर हम लोगों ने इस डायग्राम को यूज किया है। आप देख करके ही समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, एक वायर लिया हुआ है, ये एक तार है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसी तार की ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये हमने लिखा एरिया कैपिटल ए, यानी ये वाला जो पार्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कितना है, कैपिटल ए से दिखाएंगे। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और इस तार की लंबाई जो हम लोग ले रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, वो है L, ठीक है। अब इस तार के इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर हम इस डायरेक्शन में देखिए फोर्स F लगा रहे हैं, यानी बल F से हम इसे इस डायरेक्शन में खींचना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि नीचे की तरफ वर्टिकल आपने तार को लटकाया और इस डायरेक्शन में उस पर कुछ वेट लगा दिया। उसी वेट को हम बल F कह रहे हैं। अगर हम वेट लगा रहे हैं, हम उसे mg भी लिख देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो अभी हम इसे सिर्फ F कह लेते हैं। तो जब ये F फोर्स आप लगाते हैं, तो ये जो तार है ये खींचता है और इसकी लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इसकी जो L लंबाई थी, उसमें डेल्टा L का इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी अब टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो L प्लस डेल्टा L हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, यानी ये वो पार्ट है तार का जो फोर्स F लगाने पर बढ़ता है। अब आप जानते हैं, जहां इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, प्रत्यास्थता पढ़ते हैं, कि जैसे ही ये फोर्स F लगाया जाता है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसकी लंबाई जैसे ही बढ़नी शुरू होती है, तो इस वायर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स
यानी अणुओं के बीच जो बल लगने लगता है और उसकी वजह से एक रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल, ठीक है, प्रत्यानयन बल भी हम इसी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, आपने पढ़ लिया होगा कि इस फोर्स के लगने के कारण जब लंबाई बढ़ती है तो इस फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगता है जो इस ऑब्जेक्ट को यानी यहाँ पे तार को इसकी पुरानी स्थिति में लौटाने का प्रयास करता है, उसको कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल, ठीक है। और लंबाई में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट इन लेंथ जितना ज्यादा होता है, रेस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होता है, ठीक। यानी कि इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में जब ये फोर्स नहीं लगा है, उस कंडीशन में लंबाई में वृद्धि 0 है, तो 0 लंबाई में वृद्धि है, 0 इंक्रीमेंट इन लेंथ है, तो 0 रेस्टोरिंग फोर्स होगा, प्रत्यानयन बल 0 होगा। और जब फोर्स लगाएंगे, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है, रेस्टोरिंग फोर्स भी एफ की अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जब पूरी जो वृद्धि है यानी डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो चुका, अब इसके आगे कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। आप जानते हैं कि तार को लटकाएं और यहाँ पे वेट लगा करके आप छोड़ दें तो तार की लंबाई बढ़ती है और लंबाई बढ़कर एक जगह पर रुक जाती है, लगातार बढ़ती नहीं रहती। तो जहां पर लंबाई बढ़ करके रुक जा रही है यानी अब वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, साम्यावस्था आ गई। और साम्यावस्था का मतलब क्या कि उस स्थिति में अब कोई भी नेट फोर्स इस वायर पर, इस तार पर नहीं लग रहा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस कंडीशन में ये जो लगाया गया फोर्स है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, बराबर और विपरीत। तो नेट फोर्स अब 0 हो जाता है और तार की लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है। यानी बिगिनिंग में जब तार यहां पर है, यानी जब इसकी लंबाई L है, हमने जस्ट ये फोर्स लगाया था, यानी तार की लंबाई में यहाँ पे अभी वृद्धि कुछ भी नहीं हुई है, डेल्टा L 0 है, तो रेस्टोरिंग फोर्स भी 0 होगा। और साम्यावस्था आ जाने पर, इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाने पर रेस्टोरिंग फोर्स हो जाता है F। और इसके बीच में जब लंबाई धीरे धीरे बढ़ती हुई डेल्टा L की तरफ जा रही है इंक्रीमेंट, तब 0 से F के बीच ये फोर्स भी बढ़ता हुआ लगातार चला जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स 0 से F तक कंटिन्यूअस बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है जब तार की लंबाई बढ़ रही है, इंक्रीमेंट इन लेंथ हो रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स जो लगता है, उस रेस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल के कारण तार की लंबाई में वृद्धि करने के लिए यानी टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर आपको वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और यही जो वर्क डन है वो स्ट्रेच्ड वायर की खींचे हुए तार में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यानी अगर आपसे पूछा जा रहा है कि खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो ये निकालने के लिए आपको उस खींचे हुए तार को 0 इंक्रीमेंट इन लेंथ से डेल्टा L इंक्रीमेंट इन लेंथ तक ले जाने में जितना वर्क किया हमने, जितना कार्य किया, उस वर्क को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल गुणा विस्थापन। और यहां विस्थापन कितना हुआ है? यही डेल्टा L जो लंबाई में वृद्धि हुई है, तार की लंबाई में डेल्टा L का इंक्रीमेंट हुआ है, तो यही है इस यहां पे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ठीक है। और फोर्स कैसे डिसाइड करें? फोर्स जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, किसकी अगेंस्ट? रेस्टोरिंग फोर्स की अगेंस्ट। तो यहां पर जबकि लेंथ में इंक्रीमेंट 0 था तो रेस्टोरिंग फोर्स 0 था, और लास्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रेस्टोरिंग फोर्स हो गया F, और 0 से F तक लगातार रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी लें। तो फोर्स की वैल्यू के लिए हमें एवरेज फोर्स लेना पड़ेगा, औसत बल हम यहाँ पर निकालेंगे।
तो एवरेज फोर्स यानी कि औसत बल जो हमारा आ जाएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, एवरेज फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 यानी स्टार्टिंग वाला प्लस इक्विलिब्रियम वाला F अपॉन 2 यानी 1/2 F ये एवरेज फोर्स हो गया, औसत बल हो गया। तो अब अगर आपको वर्क डन निकालना है फ्रेंड्स, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा विस्थापन, और बल कितना है 1/2 F इंटू विस्थापन कितना हुआ, जो तार की लंबाई बढ़ी डेल्टा L, और यही वर्क डन इस खींचे हुए इलास्टिक तार की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, जिसे कैपिटल U के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 1/2 F डेल्टा L बराबर कैपिटल U यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए इसे आपको याद रखना है तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हमें ले जाना चाहिए, जो फॉर्म कई बार आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हम इसे और कैसे लिख सकते हैं। तो जब आपने इस खींचे हुए तार के बिहेवियर को पढ़ा तो आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन भी पढ़ा है, इसी चैनल पर हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किए हैं। वहाँ आपने देखा होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, साम्यावस्था में, ये जो फोर्स F लग रहा है तो F अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A है ना, साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम में ये फोर्स F अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसको आप कहते हैं स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबल होगा। और स्ट्रेन क्या होता है यानी विकृति क्या होती है, तो विकृति होगी यहाँ पे डेल्टा L अपॉन L यानी इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। और इन दोनों चीजों को जब आप यूज करेंगे, आपने नोट भी कर लिया होगा मेरे बताने के साथ ही इसी चैनल पर आपको मैंने दे भी रखा है। तो अब इसी फैक्ट को हम यहाँ यूज करें तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ हम क्या चेंज लाके लिख सकते हैं इसी को हम कह सकते हैं 1/2, मान लीजिए कह रहे हैं F अपॉन A, F को A से हमने डिवाइड किया तो एक A यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लें, फिर यहाँ था डेल्टा L, इस डेल्टा L को L से डिवाइड करें तो एक L मल्टीप्लाई भी कर लें, है ना। अब आप खुद पहचान सकते हैं ये बन गया स्ट्रेस और ये बन गया आपका स्ट्रेन। तो ये क्या बन गया, इसको इसी वायर को अगर आप ऑब्जर्व करें फ्रेंड्स तो देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना, ये देखिए सिलेंडर जैसा इसका शेप होता है, कुछ इस तरीके से तार को आप दिखाते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये जो लेंथ है ये इसकी हाइट की जगह आप यूज करें। और आप जानते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप यानी बेलनाकार जो आकार होता है उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी यहां पे क्या हो जाएगा A इंटू L, ये बन जाएगा वॉल्यूम V बराबर A इंटू L, यानी इस वायर का बिना खींचे हुए ओरिजिनल वाला प्रारंभिक वाला है ना, वो क्या आएगा एरिया ऑफ द बेस यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू इसकी स्टार्टिंग लेंथ प्रारंभिक लंबाई L। ठीक है, ये इस तार का वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसके बेस पर ये हम अगर लिखें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। तो यहाँ इस फॉर्मूले को देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसे क्या कह सकते हैं, U यानी पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर इज 1/2 F अपॉन A क्या बन गया, स्ट्रेस, जो स्ट्रेस आपने लगाया, इनटू डेल्टा L अपॉन L क्या हो गया, स्ट्रेन, है ना, इनटू A इंटू L क्या हो गया, वॉल्यूम, आयतन ऑफ द वायर, है ना, बिना खींचे हुए तार का आयतन यानी कि वॉल्यूम हो गया। तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया, टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, खींचे हुए तार की कुल प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब कई बार आपसे निकालने के लिए कहा जाता है कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा टोटल नहीं निकालनी है बल्कि यूनिट वॉल्यूम की, एकांक आयतन की, तार के एकांक आयतन की आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा निकालनी है।
तो फ्रेंड्स, अगर हमें एकांक आयतन की निकालनी है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसी खींचे तार के लिए, यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ स्ट्रेच्ड वायर, तो सिंपल है, आप जानते हैं वॉल्यूम V से दोनों तरफ आपको डिवाइड कर देना है, इधर भी और इधर भी, तो ये वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, यानी अब आपको क्या मिल जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट वॉल्यूम फॉर स्ट्रेच्ड वायर। अब आपको जो मिलेगा उसे हम कैपिटल U अपॉन V, यानी टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, इसे हम स्मॉल u से लिखेंगे और ये बन जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। हिंदी में इसे आप क्या लिखेंगे, 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। ठीक है, ये आ गया आपका, एक तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसके अलावा भी आप यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक भी पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की ही बात की है, यानी इस केस में जो प्रतिबल बटा विकृति होगा उसे आप क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग प्रत्यास्था गुणांक को कैपिटल Y लिख लें तो कैपिटल Y बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। हिंदी में आप क्या लिखेंगे, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, और हमने क्या लिखा अभी, U बराबर 1/2 स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन, ये आया हमारे पास। एक तो ये फॉर्म हो गया। अब सोचिए, अगर हमें फॉर्मूला Y के टर्म्स में लेना है और स्ट्रेन के टर्म्स में लेना है, आपसे कहा जा रहा है स्ट्रेस नहीं है फॉर्मूले में, तो इस स्ट्रेस को यहां से हम रिमूव करेंगे, यानी स्ट्रेस की जगह हम क्या लिखेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Y इंटू स्ट्रेन, है ना, Y इंटू स्ट्रेन, तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल u 1/2 स्ट्रेस की जगह Y, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, Y इंटू स्ट्रेन, है ना, Y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन यहां पहले से ही है। ठीक है, तो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन हो जाएगा तो स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेन बन जाएगा, यानी 1/2 Y, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक इंटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन, है ना, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेन नहीं आना है फॉर्मूले में, स्ट्रेस और Y के टर्म्स में आप दिखाइए, तो फ्रेंड्स इसी फॉर्मूले में, ये जो हमारे पास आया है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में अगर हमें स्ट्रेन हटाना है तो हम यहां से क्या लिखेंगे, स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा Y, है ना, स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा Y, तो ये क्या बन जाएगा आपका, U बराबर था 1/2, ठीक है, स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन था, तो स्ट्रेस तो हमें ऐसे ही लिखना है क्योंकि अब स्ट्रेस हमें लेना है फॉर्मूले में, इनटू स्ट्रेन की जगह क्या आ जाएगा, तो स्ट्रेन की जगह अभी आपने यहां डिसाइड किया कि स्ट्रेन की जगह हमें लेना है स्ट्रेस बटा Y। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस बटा Y, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब ये स्ट्रेस गुणा स्ट्रेस, स्ट्रेस स्क्वायर बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, स्मॉल u बराबर 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर बटा Y, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और स्मॉल u एक बार फिर से बता दें कि एकांक आयतन के लिए है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसे खींचे तार की, है ना, स्ट्रेच्ड वायर के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पर यूनिट वॉल्यूम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्ट्रेच्ड वायर, किसी खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन के लिए 3 तरीके से फॉर्मूले देखे। एक तो ये स्ट्रेस के टर्म में आपने देखा,
दूसरा, जहां पे स्ट्रेस नहीं है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेन है उसके टर्म्स में देखा। और तीसरा हम लोगों ने देखा जिसमें स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन था, ये देखा। आज के सत्र में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।